Hello friends, good morning to everyone. VKM India is here and you are welcomed in orientation. Friends, in this video we are going to discuss indefinites. Formation of indefinites. Indefinites में sentences कैसे बनाते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इंडेफिनिट्स टेंस का सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है। मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। कहां कंफ्यूज होते हैं, क्यों कंफ्यूज होते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज इंडेफिनिट्स के सारे कंफ्यूजन्स हम लोग दूर करने वाले हैं। सो बी अटेंटिव एंड बी केयरफुल एंड वॉच दिस वीडियो वेरी अटेंटिवली। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, एक आपके लिए पोलाइट रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर कर लें, आपके बहुत काम का है। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आइए हम लोग इंडेफिनिट्स को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब कभी भी हमें अपने सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के एक्शन की बात करनी होती है, उसके किसी एक्टिविटी की बात करनी होती है, तो हमें टेंसेस का इस्तेमाल करना होता है। और एक्टिविटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्शन को बोलने के लिए हमारे पास दो वर्ब्स की जरूरत होती है। पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन ही टेंस है और इसी के कॉम्बिनेशन के साथ हम सेंटेंसेस बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब की चर्चा जैसे जैसे हम लोग टेंसेस के अलग अलग फॉर्म्स की बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की चर्चा उसके साथ करते जाएंगे। मेन वर्ब पर मैं आपको थोड़ा सा फोकस करना चाह रहा हूं, मेन वर्ब के बारे में कुछ खास बताना चाह रहा हूं। कोई भी मेन वर्ब होता है, उसके 5 फॉर्म्स होते हैं और ये सभी मेन वर्ब्स के होते हैं, जिसको हम V1, V2, V3, V4 एंड V5 कहते हैं। V1, V2, V3 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। V4 एंड V5, V4 का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ES या S लगा होता है और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट इसका सेकंड फॉर्म है, गॉन इसका थर्ड फॉर्म है एंड गोज ES लग गया है इसमें, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड गोइंग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। जब कभी भी मैं V1, V2, V3, V4, V5 की बात करूंगा तो आप इसको अपने ध्यान में रखेंगे और इसके अनुसार ही आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इंडेफिनिट्स की। इंडेफिनिट्स की जब हम बात करते हैं तो इंडेफिनिट्स का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमें कोई अपनी हैबिट बोलनी होती है, जब हमें कोई अपना रूटीन बोलना होता है, जब कभी कोई इंसिडेंट बोलना होता है या कोई एक्सीडेंट बोलना होता है या कोई फ्यूचर प्लान बोलना होता है या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बोलना होता है। हमारे जीवन की इतनी सारी एक्टिविटीज इस इंडेफिनिट के माध्यम से व्यक्त की जाती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो प्रेजेंट में होती हो और वो या तो हमारी आदत हो या हमारा रूटीन हो। रूटीन और आदत, ये दो हमारे जीवन की एक्टिविटीज प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से बोली जाती है। अब आप रूटीन और हैबिट में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रूटीन हमारे जीवन की वो एक्टिविटीज होती हैं जो एक टाइम के साथ रोज होती है, नियमित रूप से होती है। ऐसी एक्टिविटीज को हम लोग रूटीन कहते हैं। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूं तो स्कूल जाने की प्रक्रिया, रोज स्कूल जाने का काम हम रोज करते हैं, एक समय के साथ करते हैं, तो ये हमारा रूटीन हो सकता है। मैं रोज 5 बजे उठता हूं, ये मेरा रूटीन है, क्योंकि एक टाइम के साथ ये एक्टिविटीज रोज होती है। रोज मैं टहलने जाता हूं तो टहलने जाने की क्रिया रोज होती है, एक समय के साथ होती है, इसलिए इसको भी हम एक रूटीन कहेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं झूठ बोलता हूं, मैं देर से सोता हूं, मैं जल्दी जग जाता हूं, ये हमारी हैबिट है। अर्थात रूटीन वो एक्टिविटीज हैं जो एक समय के साथ नियमित रूप से होती हैं या हम करते हैं, और हैबिट
वो एक्टिविटी है जो हम करते नहीं हैं, हमसे हो जाती है, हमारी आदत में वो चीजें हैं। ये कंफर्म हो गया होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई अपनी हैबिट बोलनी होती है या रूटीन बोलना होता है। हमारे जीवन के सभी हैबिट्स या हमारे जीवन के सारे रूटीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से बोले जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से अपना रूटीन और हैबिट बोलते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। इस बात का खास ध्यान रखना होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब के साथ एस या यस जोड़ना होता है, उसके रियल फॉर्म के साथ एस और यस जोड़ना होता है। क्यों ऐसा करना होता है? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब को भी हमें सिंगुलर बनाना होता है। मेन वर्ब्स अपने रियल फॉर्म में प्लूरल होते हैं और उनको सिंगुलर बनाने के लिए उनके साथ एस और यस जोड़ना जरूरी होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। सब्जेक्ट अगर ही हो, शी हो, इट हो, राम हो, मोहन हो, गर्ल हो, बॉय हो, प्लेयर हो, तो उस परिस्थिति में ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस बनाते समय, सेंटेंस बोलते समय, लिखते समय हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस जोड़ना होता है जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव, स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक सेंटेंस हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस जोड़कर उसे हम सिंगुलर बनाते हैं और तब हम सेंटेंस उसे लिखते हैं। राम गोज टू स्कूल डेली, द बॉय गोज टू स्कूल डेली। लेकिन जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, बॉयज हो, प्लेयर्स हो, तो उस परिस्थिति में हम सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। और अभी हमने बताया आपको कि सब्जेक्ट अपने मेन फॉर्म में, अपने रियल फॉर्म में प्लूरल होते हैं, तो उसमें एस यस जोड़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ती जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो। आई गो टू स्कूल डेली, we go to school daily, they go to school daily, players go to school daily, boys go to school daily। इसमें आपको गो में es जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट प्लूरल हैं। अब आप कहेंगे सर आई तो प्लूरल होता नहीं, आई प्लूरल नहीं होता, लेकिन आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है और फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का प्लूरल रूप ही इस्तेमाल करते हैं। तो आई के साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, उसमें एस यस नहीं जोड़ेंगे। अब बात नेगेटिव सेंटेंसेस की करते हैं। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम दो हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डू एंड डज। डू का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एंड डज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग राम, मोहन, ही, शी, इट, बॉय, गर्ल, इसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। और जब डज का प्रयोग होता है तो एस ईएस जो हम लोग वर्ब में लगाए रहते हैं उसको हटा देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। जैसे राम डज नॉट गो टू स्कूल डेली। डज नॉट गोज अगर आपने कर दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। राम डज नॉट गो टू स्कूल daily. The boy does not go to school daily. She does not go to school daily. He does not go to school daily. उसी तरह से अगर I, we, they, you की बात अगर हम करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। I do not go to school daily. They do not go to school daily. We do not go to school daily. इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस हम लोग बना लेते हैं डू और डज के साथ नॉट जोड़ के और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के। अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो ये डू डज जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं इसको हम लोग सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं। जब सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाता है। डज राम गो टू स्कूल डेली?
डज शी गो टू स्कूल डेली, डू आई गो टू स्कूल डेली, डू दे गो टू स्कूल डेली। बस डू को और डज को पहले कर देंगे सब्जेक्ट के तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चंस हमें WH वर्ड से भी बनाने होते हैं। वाई डज ही गो टू स्कूल डेली, वाई। वेन डज ही गो टू स्कूल, वेयर डज ही गो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वेयर, वेन, हाउ, वेन का जब हमें इस्तेमाल करना होता है तो उसके तुरंत बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। डज ही गो टू स्कूल डेली, वाई डज ही गो टू स्कूल डेली, वाई डू आई गो टू स्कूल डेली, वेन डज ही गो टू स्कूल, वेन डू आई गो टू स्कूल। वेन के बाद डू आएगा, वेन के बाद डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और तब आगे की जो भी बात आएगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूनिवर्सल ट्रूथ्स भी बोले जाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ्स जितने भी होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जो इस दुनिया में शाश्वत रूप से सत्य हो, जो हमेशा सच हो। सूरज पूरब में उगता है, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा से सच है और हमेशा सच रहेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तारे आकाश में चमकते हैं। द स्टार्स शाइन इन द स्काई, स्टार्स हो गया है, प्लूरल है तो वहां शाइन होगा, शाइन्स नहीं होगा। सन सिंगुलर है तो सन के साथ राइजेस होगा। सूरज पश्चिम में डूबता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, यहां सिमिलर सब्जेक्ट के साथ सिमिलर। ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हम अपने जीवन के इंसिडेंट्स बोलते हैं और एक्सीडेंट्स बोलते हैं। कोई भी हैपनिंग, कोई भी इवेंट जो हो चुका है, जो बीत चुका है, जो समय बीत गया है, उसके बारे में अगर हमें बोलना है तो हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। और सेंटेंस जब अफर्मेटिव हो, ध्यान दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो हमेशा हम वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। कैसे? राम स्कूल गया तो राम वेंट टू स्कूल। मैं अपने घर आया, आई केम टू माई होम। हम लोग उसे बुलाए, वी कॉल्ड हिम। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेंटेंस जब अफर्मेटिव हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमें इस्तेमाल करना है। सेंटेंस जब नेगेटिव हो तो सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब हम पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं और वो होता है डिड। सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हम एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं एंड दैट इज डिड। He did not go to school yesterday. I did not go to school yesterday. And we did not call them. They did not come to our house. So did not जब लग गया तो वहां वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लगता, वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन बनाना होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो हम डीड को सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। डीड सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। डिड ही गो टू स्कूल यस्टरडे? डिड आई गो टू स्कूल यस्टरडे? डिड दे कॉल यू? तो डिड दे कॉल यू ये क्वेश्चन हो गया, डीड को हम लोग पहले करेंगे। और WH वर्ड से अगर बनाना है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से अगर क्वेश्चन बनाना है तो व्हेन डिड दे कॉल यू? When did they call you? Why did he go to school? And why did I not go to school? ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है। क्वेश्चन बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले करना होगा। इन WH वर्ड्स हैं तो उसको सबसे पहले करना होगा। इस तरह से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनाते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट बहुत इजी है और फ्यूचर इंडेफिनिट में दो सहायक क्रियाएं इस्तेमाल होती हैं, विल एंड शैल। शैल का इस्तेमाल थोड़ा आउटडेटेड लोग मान रहे हैं। शैल का इस्तेमाल वैसे अमूमन केवल आई और वी के साथ होता है और बाकी सबके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग हो सकता है और इसके माध्यम से, फ्यूचर इंडेफिनिट के माध्यम से हम अपने
प्लान्स बताते हैं, हम अपनी योजनाएं बताते हैं, जो काम हम फ्यूचर में करने वाले हैं, जो एक्टिविटीज फ्यूचर में होने वाली हैं, उसका बोध हम कराते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट्स के माध्यम से। जैसे कल मैं स्कूल जाऊंगा तो आई विल गो टू स्कूल टुमारो, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो भी हो सकता है। शैल का प्रयोग केवल आई और बी के साथ करेंगे, विल का प्रयोग किसी के भी साथ कर सकते हैं। ही विल गो टू स्कूल टुमारो, यू विल कम टू माई हाउस टुमारो, यू विल नॉट कम टू माई हाउस टुमारो, नॉट लगा देंगे। एंड वी विल नॉट, वी शैल नॉट oblige you, we shall not do this work। शैल के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा इस्तेमाल होता है इसमें। अगर WH वर्ड से सेंटेंसेस बनाने हैं तो why will you call me, why will you go to school tomorrow, and why will you not do this, and when will you do this। बस WH वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट भी क्लियर हो गया। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट बहुत जल्दी से मैं आपको रिवाइज कर दूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से अपनी हैबिट एंड रूटीन एंड यूनिवर्सल ट्रूथ, ये 3 चीजें बोली जाती हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ B4 का इस्तेमाल होता है। मेन वर्ब में S और yes जोड़ देते हैं, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, S yes जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। नेगेटिव होता है तो उसमें हम लोग डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, डज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड डू फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। पास्ट टेंस में जब हम आते हैं, सेंटेंसेस जब अफर्मेटिव होते हैं तो उसके साथ हमेशा V2 का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ नॉट, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट होता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सहायक क्रिया विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। एंड दस फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तीनों इंडेफिनिट्स आपको अब समझ में आ गए होंगे। इसमें जो कंफ्यूजन्स होंगे वो अब खत्म हो गए होंगे। स्टिल अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन हो, इसके बावजूद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।